नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। सीएम योगी आदित्यनाथ सियासत में सबसे उपयोगी साबित हो रहे हैं। हरियाणा हो चाहे फिर यहां जम्मू कश्मीर, जहां जहां प्रचार किया वहां वहां पार्टी को जीत मिली है, तो उनका करिश्मा कायम है। हरियाणा में 14 जनसभाएं की, 13 सीटों पर जीत मिली। जम्मू में 5 सीटों पर प्रचार किया, 4 सीटों पर जीत मिली। देश के दूसरे राज्यों में भी योगी का जलवा बरकरार है और चुनाव प्रचार में सीएम योगी की लगातार डिमांड बढ़ रही है। उम्मीदवार उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे इलाके में आइए, यहां पे सभा कीजिए। उनके आने का मतलब है वहां के उम्मीदवार की जीत पक्की है। ये आंकड़े बताते हैं, ये जो फैक्ट है वो बताते हैं। तो उत्तर प्रदेश से बाहर भी योगी का जलवा कायम है। जहां जहां चुनाव होते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, या फिर हरियाणा में हो, या जम्मू कश्मीर में हो, जहां भी चुनाव होता है वो अक्सर वहां पे सभाएं करते, सम्मेलन करते, संबोधित करते नजर आते हैं। और जिन जिन इलाकों में सभाएं करते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है, वहां कमल खिलता है। ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा जा रहा है। अभी हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे बता रहे हैं कि जहां जहां वो गए वहां वहां कमल खिला है। यानी उत्तर प्रदेश से बाहर भी योगी का जो जलवा है वो बरकरार है। यही वजह है कि वो बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे ऊपर के पायदान में नजर आते हैं। और यही वजह है कि चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, पार्टी उनको आगे रख के उनसे प्रचार करवाती है। उनके बयानों के भी अपने मतलब होते हैं, चाहे वो सनातन को लेके हो, चाहे वो धर्म को लेके हो, चाहे वो हिंदुत्व को लेकर हो। तो देश के दूसरे राज्यों में भी योगी का जलवा बरकरार है। और न्यूज रूम से हमारे साथ मोहसिन खान हमारे संवाददाता, और लखनऊ से एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। एसके, चूंकि योगी यूपी में तो उपयोगी हैं ही, लेकिन यूपी के बाहर भी उनका जलवा बरकरार है। जहां जहां प्रचार किया वहां वहां कमल खिला। देशों की यूनिटें उनकी रैलियों की मांग करती हैं, उनके कार्यक्रमों की मांग करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी रैलियों के जरिए माहौल बनाते हुए नजर आते हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो मुख्यमंत्री ने अपनी 14 रैलियों के दौरान 2 दिन हरियाणा में स्टे भी किया। अगर हम कश्मीर की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी 5 अलग अलग रैलियों के दौरान 1 दिन स्टे किया। सीधे तौर पर हम देखें तो मुख्यमंत्री ने 14 रैलियां और हरियाणा में और 5 रैलियां अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री ने कश्मीर में की हैं। लेकिन इन रैलियों के जरिए बड़े पैमाने पर पूरे राज्य में एक संदेश देने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई थी। और सीधे तौर पर अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे तो कश्मीर में 5 में से 4, अगर हम बात करें हरियाणा की तो 14 में से 13 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीती। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों के बाद दूसरी जो विधानसभा क्षेत्र थे वहां पर बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी का वोट भी बढ़ा है। और सीधे तौर पर यह बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत यह बताता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता ही है कि बड़े पैमाने पर जो लोग उनकी रैलियों में सुनने के लिए उनको आते हैं वो कहीं ना कहीं वोटों में भी तब्दील होते हैं। और यही एक वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार के लिए अलग अलग राज्यों में भेजती रही है। सीधे तौर पर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है उसके मुख्यमंत्री हैं, बल्कि गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। मुख्यमंत्री का एक बयान आया था जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, और कहीं ना कहीं यह बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुफीद साबित हुआ। हरियाणा में गेम चेंजर के रूप में इस अभियान को देखा गया। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कांग्रेस जो काफी मजबूत स्थिति में हरियाणा में नजर आ रही थी, इस बयान के बाद बैकफुट पर नजर आई। हालांकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच वोट का प्रतिशत जरूर कम है, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई। यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे योद्धा उनके पास हो जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर
विपक्ष को घेरने के साथ ही लगातार अपनी पिच पर कहीं ना कहीं विपक्ष को आने के लिए मजबूर कर रहे हो और ऐसे में उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा हो, तो सीधे तौर पर ऐसे स्टार प्रचारक के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि अलग अलग राज्यों में उनकी रैलियां कराई जाए। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश समेत देश के जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन किसी भी सरकार का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर दूसरे राज्यों में प्रचार करता हुआ नहीं दिखाई देता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के साथ ही, चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य रहे हो, चाहे वो दक्षिण के राज्य रहे हो या मध्य पूर्व के राज्य रहे हो, सभी जगह लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैलियां करते हुए नजर आते हैं और उनका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जरूर बीजेपी को हो रहा है और कमल वहां पे खिल रहा है। मोहसिन, ये कहना गलत नहीं होगा कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में योगी उपयोगी हैं, बल्कि उनका जलवा देश के दूसरे राज्यों में भी बरकरार है। देखिए राजेश, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी धुएंधार बल्लेबाजी की है, उस धुएंधार बल्लेबाजी के बाद जब उनका स्ट्राइक रेट निकलकर सामने आया तो हरियाणा में उनका स्ट्राइक रेट 65 का रहा और जबकि जम्मू कश्मीर में उनका स्ट्राइक रेट जो था वो 90 का रहा है, क्योंकि उन्होंने हरियाणा के अंदर 14 जनसभाओं के जरिए 20 विधानसभाओं को साधने की कोशिश की थी और उन 20 विधानसभाओं में से 13 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने अपना परचम लहराया है, जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने 11 विधानसभा सीटों को साधा था और 11 विधानसभा सीटों में से 10 विधानसभा की सीटों पर जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल उपयोगी हैं बल्कि अब यह कहा जा सकता है कि वो सर्व उपयोगी हैं और उनकी इस धुएंधार बल्लेबाजी के बाद जो उनका स्ट्राइक रेट हरियाणा में 65 और जम्मू कश्मीर के अंदर 90 का रहा है, उससे अब पूरे देश के अंदर यही हो रहा है राजेश कि योगी रा सारा रा, यानी कि कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है राजेश इसमें कि जब उन्होंने हरियाणा के अंदर अपनी चुनावी जनसभाओं मैं लौटता हूं आपके पास, हमारे साथ अंशुल अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हैं। अंशुल जी, हरियाणा में तो मतलब सारे एग्जिट पोल, तमाम चीजें, सारे सर्वे अचानक ये कह रहे थे कि भाई सुबह 10 बजे तक कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन उसके बाद ये जो एकदम पलटी चीजें, क्या फैक्टर आपको नजर आता है इसमें? कौन सा वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा जो एक तरीके से आई हुई जीत निकल गई आप लोगों के हाथ से? देखिए, जनता ने तो हमें जिता दिया था और उसमें कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई भी जीत नहीं निकली, जीत हमने की थी, जनता ने जिताया। और एग्जिट पोल जो आते हैं, आप देखिए सब के सब न्यूज चैनल पे जो एग्जिट पोल थे वो हरियाणा के लोगों से ही उनके व्यू थे, उनके विचार थे, वही एग्जिट पोल में थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लूटतंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है। वहां के किसानों ने बीजेपी को हराया है, युवाओं ने हराया है, जो अग्निवीर जिनको भाजपा बनाना चाह रही थी उन सब ने हराया है। और आप देखिएगा इस रिजल्ट से, इस जीत से पूरे देश के जनमानस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि भाजपा बेनकाब हो चुकी है। भाजपा का जो चरित्र है वो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करने वाला है। इस देश के युवाओं, किसानों, आम आदमी, दलितों, पिछड़ों, सबको भारतीय जनता पार्टी ने परेशान किया। आप हरियाणा जाइए, हरियाणा के लोग आश्चर्यचकित हैं। हमारे 10 से ज्यादा लोगों को 5000 से कम वोटों से हराया गया प्रशासनिक मशीनरी और लूटतंत्र के चलते। ये बीजेपी के लूटतंत्र की जीत है, देश के लोकतंत्र की हार। लेकिन अंशु जी, वो ये कह रहे हैं कि हमारी नीतियां, जनता का भरोसा और योगी फैक्टर जो है वो भी एक देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जहां जहां गए वहां जीते। आपका न्यूज चैनल भी हरियाणा में काम कर रहा था, लोगों के बीच में था, फील्ड रिपोर्टिंग में था, आपने सबसे ज्यादा चुनाव को कवर किया। लोगों के बीच में बीजेपी के नेता वोट मांगने नहीं जा पा रहे थे, गाँव में घुस नहीं पा रहे थे, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, ये संभव है? ये सीधे तौर पे लूटतंत्र है। इन्होंने तंत्र के सहारे सत्ता का चीरहरण किया है। जो लोग हमेशा झूठ बोलकर, बांटकर सत्ता की छत पर पहुंचे हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो कभी नैतिकता अपना सकते हैं? नैतिकता उनकी कभी भी शोभा नहीं हो सकती। इन्होंने लूटा है। आप देखिएगा आने वाले समय में इसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी लेकिन एक ये भी फैक्टर रहा कि अगर इधर ऐसी चीजें हो रही थी तो कांग्रेस भी तो एकजुट नहीं रह पाई ना। वहां भी शैलजा गुट अलग, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट अलग, और गुटबाजी का नतीजा लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस तो आपस में ही लड़बड़ रही है, तो फिर कैसे वहां जाए? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लोकतंत्र को लूटा है तो वो एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं। सच्चाई ये है कि हुड्डा गुट हो, शैलजा गुट हो या सुरजेवाला गुट हो, लेकिन जो हरियाणा की जनता थी वो एकजुट थी, वो कहीं गुटों में नहीं बटी थी और वो सिर्फ बीजेपी को हराने,
और ये कांग्रेस को जिताने के लिए आप देखिए, अगर ऐसा होता तो दूसरे राजनीतिक दल भी लड़ रहे थे, जेजेपी भी लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, उनको जनता ने क्यों नहीं वोट दिया? सीधे वो बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट कर रही थी, जनता ने हमें जिताया, लेकिन बीजेपी ने अपने लूट तंत्र के सहारे लोकतंत्र को लूटा। ठीक, अश्विनी शाही हमारे साथ, आप बने रहिए। अश्विनी जी, कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लूट तंत्र ने लूटा है, जनता तो हमारे साथ थी, जनता ने हमें जिताया, लेकिन बीजेपी ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि हम उसमें फंस गए। देखिए, कुछ रोजू विद्यार्थी होते हैं जो कक्षा में देर से आने में भी रोते हैं, होमवर्क भी नहीं करते हैं, उस पर भी रोते हैं, क्योंकि बच्चे ने कुछ कह दिया तो भी रोते हैं। तो कांग्रेस की स्थिति वही हो गई, रोजू विद्यार्थियों। ये सिर्फ और सिर्फ रोना जानते हैं और कुछ नहीं। जमीन पर काम आप नहीं करोगे, जनता को नेगेटिव नैरेटिव में आप फंसाओगे, जनता के साथ छल आप करोगे, खटाखट 8500 आप नहीं दोगे। हिमाचल में जनता ने आपको देख लिया कि किस तरीके से कटोरा आ गया। इनको जिताने के बाद वहां की जनता के हाथ में तनख्वाह देने के पैसे नहीं है और टॉयलेट पर टैक्स लग रहा है, तो जनता ने ये सब देखा। और हरियाणा में किसान के नाम पर बरगलाना वो देखा, जवान के नाम पर बरगलाना वो देखा, पहलवान के नाम पर बरगलाना देखा, संविधान लेकर घूम रहे थे और संविधान के हत्यारे ही थे ये, और संविधान लेकर घूम रहे थे, वो भी जनता ने देखा। तो जनता बहुत आजकल होशियार है, जनता कहीं भ्रमित नहीं थी। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में इनको 6 सीट मिल गई है, लेकिन एमपी को ज्यादा सीटें मिली हैं, वहां पर कोई रोना नहीं हो रहा है। लेकिन क्यों विलाप यहाँ हो रहा है? क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया है। जनता ने इनको बता दिया है कि हमारा भरोसा मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी पर है और सैनी साहब पर है। इसके अलावा हम जलेबी वालों के साथ नहीं जाएंगे जो जलेबी की फैक्ट्री लगा रहा हो। ठीक है, अंशु अवस्थी वो कह रहे हैं क्या कि आप एक झूठा नैरेटिव सेट कर रहे थे, वो सेट नहीं हो पाया? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से फेल हो चुकी है। इनके पास युवाओं के मुद्दे पर बोलने को नहीं, हर बार चुनाव को लूट लेना, लोकतंत्र को कमजोर करना, कभी संविधान बदलने की बात करना, ये बीजेपी का डीएनए और चरित्र बन गया है। जनता देख रही है, आप आने वाले समय में देखिएगा। मैंने फिर से कहा कि जो लोकतंत्र को लूटा है हरियाणा में इन्होंने, इसका परिणाम इनको दुगनी ताकत से जनता इनको सबक सिखाएगी। हरियाणा की जनता आश्चर्यचकित है। इस परिणाम में सीधे कांग्रेस की तरफ बहुमत था, भारतीय जनता पार्टी ने अपने तंत्र के सहारे कमजोर किया और संविधान की हत्या की बात करते हैं ये लोग। कौन लोग थे जो कहते थे संविधान बदल देंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। क्या कार्रवाई की उन पर? उनको तो नवाजा गया। जो लोग कहते हैं किसानों पर काले कानून थोप देंगे, उनको भी नवाजा गया। सच्चाई ये है कि आज बीजेपी भले ही इस लूटतंत्र के सहारे सत्ता में बैठ गई है, लेकिन उनको जनता के बीच में अभी भी जाने में, क्योंकि बीच हरियाणा के लोग कभी भी इस जनादेश को स्वीकार नहीं करेंगे। आप देखिएगा आने वाले समय में इसके परिणाम हरियाणा की जनता सिखाएगी। ठीक है, अश्विनी जी, आखिरी कमेंट आपका। देखिए, अब 5 साल के लिए तो ये लोग बाहर हो गए, अब ये लोग रोते रहे घूम घूम कर। यही जयराम रमेश थे, इन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव में कि 150 डीएम को अमित शाह जी ने फोन किया। जब जवाब मांगा चुनाव आयोग ने तो जयराम रमेश गायब है, तब से आज तक गायब है। लेकिन फिर ये लोग रो रहे हैं। तो इन लोगों का रोना इनके नसीब में है, इनके कर्म में है। ये लोग रोते रहेंगे और जनता हमको जिताती रहेगी। तभी आज हमारे पास 22 राज्यों में सरकार है, इनके पास 3 राज्यों में सरकार है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चूंकि अब चुनाव हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं, तस्वीर साफ हो चुकी है और अब जो है आगे की जो रणनीति है उस पर काम करना होगा। जो कमियां थी कांग्रेस को उस पर काम करना होगा और बीजेपी पे जो जिम्मेदारी बढ़ी है तीसरी बार लगातार, उन उम्मीदों पे भी खरा उतरना होगा। क्योंकि जीत के साथ उम्मीदें भी बढ़ चुकी हैं। लेकिन एसके, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना। एक तरफ हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा था, भाई ये तंत्र जो है उसके सहारे जीता गया, लूट तंत्र है, लोगों को भरोसा नहीं है कि ऐसा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कि भाई नहीं, हमने तो काम किया था, हमारी नीतियां साफ है, मोदी जी पे भरोसा है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी भी पार्टी की सरकार होती है तो इनकम्बेंसी भी होती है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी जीत पाने में कामयाब रही है। दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अब उसके लिए कोई भी कारण गिनाया जाए, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है। जहां तक सवाल है कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस का सबसे ज्यादा नुकसान उस क्षेत्र में हुआ जो जाट बाहुल्य क्षेत्र थी। 33 सीटें थी जहां कांग्रेस को उम्मीद थी कि बेहतर परफॉर्म कांग्रेस कर पाएगी, लेकिन वो नहीं कर पाई। दूसरा, अगर हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोट प्रतिशत को देखेंगे तो वो वोट प्रतिशत बहुत नॉमिनल है। शायद अगर समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी जैसे जो दल थे वो अगर कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रहे होते तो संभवतः भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस की सरकार बन रही होती। हालांकि इसको लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था किसी भी विषय पर ज्यादा अति आत्मविश्वासी होना भी काफी नुकसानदायक होता है और उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना भी पड़ा है। तो ये बहुत सारे विषय थे जिनको लेकर कांग्रेस चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ और कांग्रेस को उसका नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने जा रही तो निश्चित तौर पर भले ही कोई कारण कांग्रेस गिना ले, लेकिन वो चीजें भी सोचने वाली हैं कि आखिर कुछ बहुत नॉमिनल अंतर से कांग्रेस पीछे रह गई और जो उसके सहयोगी थे वो उससे ज्यादा वोट पा गए। अगर शायद वो उसके साथ होते तो कांग्रेस की यह स्थिति नहीं होती, लेकिन कांग्रेस को लगता था कि कांग्रेस अकेले दम पर वहां पर सरकार बना सकती है क्योंकि माहौल कांग्रेस के पक्ष यानी ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। एसके इसे आसान भाषा में कहें तो अति आत्मविश्वास जो है वो भारी पड़ गया। शायद अगर सहयोगियों की मदद ली जाती तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। ऐसे में मोहसिन, ये कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा। जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस की अंदरूनी कलह थी वो भी एक हार की एक बड़ी वजह बनी है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा के अंदर फ्री हैंड छोड़ दिया था और कुमारी शैलजा को जो अंडर एस्टिमेट किया गया उसका कहीं ना कहीं खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। और कांग्रेस के अंदर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा के अंदर टिकट बंटवारों को लेकर चली थी, तकरीबन 70 से 74 टिकट ऐसे थे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर फाइनल किए गए और उसके बाद में कुमारी शैलजा की जो नाराजगी थी वो खुलकर सबके सामने आ गई थी। हालांकि राहुल गांधी ने काफ़ी कोशिश की थी कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में पैचअप करा दिया जाए, लेकिन वो नाराजगी चुनाव के अंत तक भी दूर नहीं हो पाई और ऐसे में जो हरियाणा की जनता थी उसके अंदर ये सीधा संदेश चला गया कि जब कांग्रेस के अंदर ही अंदरूनी कलह चल रही है तो ऐसे में दिक्कत बड़ी हो सकती है। दूसरी एक बड़ी वजह ये भी है इसमें कि आप ये समझिए राजेश कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ऐसे में कहा जाता था कि एक वर्ग विशेष जो है वो बेलगाम हो जाता है, यानी कि वो उसका सिक्का चलने लगता है। ठीक उसी तरह की कमोबेश स्थिति हरियाणा के अंदर भी निकलकर सामने आई थी। खासतौर से जो दलित वोट बैंक था, जो दलित समाज था, उसे यह था कि अगर कहीं कांग्रेस की सरकार आ गई और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए तो फिर उन पर जुल्म सितम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अतीत उनके सामने था, अतीत उनका देखा हुआ था। बिल्कुल, तो यानी ऐसी स्थिति जो है हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी बन गई थी। तो ये तमाम वजह है जो कि कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण रही है और भारतीय जनता पार्टी ने एक मैनेजमेंट के तरीके से बिल्कुल तरीके से इस चुनाव को जीतने में कामयाब रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी, मोहसिन और एसके वाजपेयी, आप दोनों का। चूंकि अब जीत चुकी है भारतीय जनता पार्टी, अब एक तरफ तो हारने वाले जो हैं वो समीक्षा करेंगे, दूसरी तरफ जीतने वाले जिनकी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं वो आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन अब भी कांग्रेस इस हार को पचा नहीं पा रही और वो इसे अस्वीकार कर रही, यानी इसे स्वीकार नहीं कर रही। उसने कहा कि कुछ तो बड़ी गड़बड़ हुई है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।